I start with the topic Constitution of India. That is one of the general laws. In fact, it is one of the most important general laws. Constitution of India और सबसे बड़ा टॉपिक है इन द एंटायर जनरल लॉज. और फर्स्ट चैप्टर ही है जनरल लॉज के अंदर, चैप्टर नंबर 21, द फर्स्ट चैप्टर इन द जनरल लॉ पोर्शन. बुक्स आर ऑलरेडी देयर एट द रिसेप्शन, तो बुक्स इशू करवा लेना हम लोग. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड Constitution of India. What is the nature of this particular thing? Can I say that Constitution of India is basically a document, and for that matter any law is a document which contains the basic legal framework by which the entire country is regulated. By which the entire country is regulated. It's a document which contains the basic legal framework by which the entire country is regulated. Basically, it's a document containing what? Basic legal framework. The legal framework for what? For the entire country, by which the entire country being regulated. अच्छा, जब मैंने ये लिखा by which the entire country regulated, it means that whatever is happening in our country, and if that is happening in a legal manner, it's a legal transaction, don't you think it must be within the purview of the Constitution of India? We are saying that by which the entire country, इसका मतलब देश के अंदर कुछ भी अगर हो रहा है और लीगल तरीके से हो रहा है, it must be allowed, it must be permitted as per the Constitution of India. And if it is not permitted as per Constitution of India, and if it is happening, it must be illegal act. It must be an illegal act. इसे होते हैं बाय विच द एंटायर, इसलिए किसी और बोलते हैं इसी कारण से कि सब कंट्री में कुछ भी हो रहा है और कहीं भी हो रहा है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में और लीगल तरीके से हो रहा है, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसलिए बोलते हैं, इसी बात से एक बात निकल के आती है, कहने से कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कंसिडर्ड मदर ऑफ ऑल लॉज. वाई? मैं इसको तो और एलोबोरेट करता हूँ. यहां पे एक चीज देखिए, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट विच कंटेन द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क. मैं एक वर्ड लगाया बेसिक. द वर्ड बेसिक हैज बीन यूज्ड इंटेंशनली. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या डिटेल्स दे रखी है? सिर्फ ये दे रखा है व्हाट इज परमिटेड टू बी डन इन आवर कंट्री. थिंग्स विच आर परमिटेड टू बी डन इन आवर कंट्री एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, if we want to do that in our country, the detailed provision will not find in the constitution, rather they are given different acts. For example, according to Constitution of India, 2 or more person can do a business in the form of partnership. बस इतनी बात दे रखी है, आप कर सकते हैं काम. लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे बनेगी, पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, अदर इशू जो हैं, ये बातें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में. इंडिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या डिटेल्स है, ओनली द बेसिक एस्पेक्ट. बेसिक, इट मीन दैट्स व्हाई द इंटेंशनली द वर्ड बेसिक हैज बीन यूज्ड. इट्स अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द बेसिक. क्योंकि देखिए, अगर सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख देंगे तो सो मेनी एक्ट्स आर देयर, सो मेनी लॉज आर देयर, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दैट? दे विल बिकम यूजलेस. तो यहाँ पे खाली बेसिक बात दे रखी है, बाकी उसकी डिटेलिंग के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आर देयर. एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे कंपनी लॉ में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को हम कंपेयर करते हैं, अगर याद हो वहां पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करता हूं. एक कंपनी का जो मेमोरेंडम है, इट ओनली टेल्स अस व्हाट आर द थिंग्स विच का कंपनी कैन डू, कंपनी की क्या क्या पावर्स है, कंपनी क्या, मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज. बट डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर डूइंग द सेम विच इज परमिटेड एज पर मेमोरेंडम गिवन इन आर्टिकल्स,
इज द आर्टिकल्स कैनॉट कंटेन एनीथिंग विच इन द मेमोरेंडम, उसके अगेंस्ट उसको सपोर्ट, उसको एलोबोरेट करते हैं, प्रोसीजर है, लेकिन उसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे कंपनी के लिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, वैसे कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट एक्ट्स। तो जो पोजीशन मेमोरेंडम की है यहाँ पे क्या है, एक कंपनी के लिए मेमोरेंडम वैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसे वहाँ आर्टिकल्स है कंपनी का, वैसे यहाँ डिफरेंट एक्ट्स। जैसे मेमोरेंडम में जो चीज़ एक कंपनी के लिए परमिटेड है, कंपनी को क्या करना अलाउड है, क्या पावर्स हैं, क्या चीज़ मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट लॉ, उसको डिटेल में करने का प्रोसीजर कहाँ पे है, आर्टिकल्स में। वैसे सेम थिंग दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्री, इन आवर कंट्री। अच्छा, एक मेमोरेंडम को जो डिफाइन करते हैं, डू यू ऑल्सो से मेमोरेंडम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, देश इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। संविधान अगर बोले तो संविधान सभी देश के होते हैं और हर चीज का होता है, कंपनी का संविधान मेमोरेंडम है, ठीक है। एंड यहाँ पर मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, यहाँ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज देयर। तो जैसे मेमोरेंडम कंटेन द बेसिक थिंग्स, कि वहाँ डिटेल नहीं होती, इसलिए याद हो कंपनी लोग बताता हूँ मेमोरेंडम में तो छोटा होता है, आर्टिकल्स काफी डिटेल में होते हैं। रीजन भी वहाँ तो खाली बेसिक बात दे रखी कि आप पता है मेमोरेंडम डिफाइंस द पावर्स ऑफ द कंपनी, इट ऑल्सो कन्फाइंस कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, और जो चीज करना अलाउड है उसकी डिटेल प्रोसीजर कहाँ पे, आर्टिकल। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हमारे कंट्री में क्या क्या चीज करना अलाउड है, उन चीज के डिटेल प्रोसीजर कहाँ है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में दे रखे हैं। एंड दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर लॉ एंड नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन अंडरस्टैंड। तो डिटेल्स नहीं है, ओनली द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क। अच्छा, इसका था कोई भी एक्ट, अच्छा जैसे कंपनी की बात करें, कैन द आर्टिकल्स कंटेन विच इज अगेंस्ट द मेमोरेंडम, नो। कैन द एक्ट, एनी एक्ट कंटेन एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नो। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली एक्ट तो उसी को डिटेल आउट कर रहा है, प्रोसीजर दे रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में परमिटेड है। एंड इसलिए कोई भी एक्ट बोलते हैं, नो एक्ट, नो लॉ ऑफ द कंट्री कैन हैव एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे देश का किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में कुछ ऐसी बात नहीं हो सकती जो देश के संविधान के खिलाफ है। इसलिए बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। सारे लॉ का जो ओरिजिन है, एमिनेट कहाँ से हुए हैं, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी मैंने लास्ट टाइम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को कंप्लीट किया था, had it been derived from article 39 of the constitution, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। एंड सारे लॉ का जो ओरिजिन है कहाँ से है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट इट डज नॉट कंटेन डिटेल, इट ओनली कंटेन्स द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क। एंड वो से पता लगता है क्या क्या करना। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जितने भी कंट्री में एक्ट्स हैं, जितने भी लॉ बने हुए हैं, अल्टीमेटली दे आर मेड ऑन सम मैटर गिवन इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। वो लिस्ट कहां दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इज कैन वी हैव एनी एक्ट इन आवर कंट्री विच इज नॉट ऑन एनी मैटर कवर्ड अंडर एनी ऑफ द थ्री, नो। इट विल बी ऑन, कोई सिर्फ लॉ उन्हीं पे बनते हैं। इट मीन्स उस एंगल से अगर देखें कि साहब जितने भी एक्ट्स आपको इंडिया में लेजिस्लेचर बना रही है, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर चाहे स्टेट, अल्टीमेटली दे आर सम मैटर्स गिवन इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। आप सब आई होप सब जानते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्कर, कहां दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अल्टीमेटली जितने भी एक्ट्स बन रहे हैं, ऐसे किसी मैटर बन रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की 3 लिस्ट में कहीं ना कहीं दे रखा है, तो अल्टीमेटली उसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो अल्टीमेटली सारे लॉ का ओरिजिन कहां से हो रहा है, सारे एक्ट्स का ओरिजिन कहां से हो रहा है, फ्रॉम एनी ऑफ द मैटर गिवन इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। एंड द लिस्ट इज नोटिफाइड वेयर, दे आर प्रिस्क्राइब्ड वेयर, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक 7 शेड्यूल है। जैसे यहाँ पे बताऊं 12 शेड्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल नंबर 7 में तीनों लिस्ट दे रखी है। तो अल्टीमेटली जितने भी एक्ट्स बन रहे हैं ऑन एनी ऑफ द मैटर्स गिवन इन एनी ऑफ द 3 मैटर्स गिवन इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट गिवन द 7 शेड्यूल, तो अल्टीमेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेटली सारी चीज निकल तो यहीं से आ रही है। इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल लॉज एंड नो लॉ, नो एक्ट कैन हैव एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज दैट ओके विद एवरीवन? कभी ऐसा हो जाए लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा एक्ट बना दिया, आइडियली स्पीकिंग होना नहीं चाहिए, बट मान लिया ऐसा हो गया, लेजिस्लेचर ने कभी कोई ऐसा एक्ट बना दिया, ऐसा कोई लॉ बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट द पावर टू स्ट्रक डाउन दैट लॉ। कि साहब ये लॉ गलत बना है, पार्लियामेंट ने गलत दिया, लेजिस्लेचर ने गलत लॉ बना दिया है, बिकॉज इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट अ पावर देन इन सच काइंड ऑफ मैटर इट कैन स्ट्राइक डाउन दैट लॉ कि साहब ये लॉ सस्टेन नहीं करे बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियली स्पीकिंग तो पहली बार ऐसा लॉ बनना ही नहीं चाहिए, बट बाय मिस्टेक मान लिया लेजिस्लेचर ने ऐसा कुछ बना दिया, सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन दैट लॉ, can cancel that law on the ground that it is contradicting with the constitution of India. इससे एक बात बता सकती है, it is the mother of all laws, nothing can go against the constitution of India. अच्छा, इतनी जो बात डिस्कशन होती है, इससे एक बात मैंने पहले भी बताई थी, हम कोई भी लॉ पढ़ लें, कोई भी एक्ट पढ़ लें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है
तो डेफिनेटली आपको अदर लॉज को पढ़ने में भी बड़ी, तो अल्टीमेट डिराइव तो कहाँ से किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन से किया गया है। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं उस एंगल से, तो नॉट ओनली फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव बट ओवरऑल अगर हम लॉ, मैंने बताया जनरल लॉज हेल्प अंडरस्टैंडिंग द अदर लॉज, और जनरल लॉ में स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट, बिग इम्पैक्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द अदर, क्योंकि कोई भी लॉ पढ़ लीजिए अल्टीमेट ओरिजिन तो यहाँ से। अच्छा, अदर जनरल लॉ जो सब जगह नहीं लगते, कुछ जगह लगते हैं कुछ जगह नहीं लगते, ये तो ऐसा है कि जो अल्टीमेटली सारे लॉ डिराइव ही कहां से हुए, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप दिस क्लियर एवरीवन। नाउ अब सब लोग ट्राई, सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारे देश का संविधान है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, व्हाट इज द डेट ऑन दिस एक्ट, दिस लॉ केम इनटू फोर्स एंड हाउ इट केम इनटू फोर्स, विल डिस्कस, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा जो देश का संविधान है, हाउ डिड इट कम इनटू द एग्जिस्टेंस। सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, this came into existence how? We all know that we got the independence in the year 1947. बट इंडिपेंडेंस जो मिली थी इंडिया को, एक प्रोसेस था, ऐसा नहीं कि साहब इंडिया को एक दिन में इंडिपेंडेंस मिले। आई होप यू मस्ट बी अवेयर दैट 1942 गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, कि साहब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। वैसे तो देश की आज़ादी में वो बहुत सारे कह सकते हैं बहुत सारे आंदोलन हुए, बट क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ मेजर वन, एंड जिससे ये बात बहुत क्लियर हो गई थी कि साहब नाउ द ब्रिटिशर्स विल लीव इंडिया। मैंने इसलिए बोलते कि साहब गेटिंग द इंडिपेंडेंस मतलब प्रोसेस, ये नहीं कि अचानक 15 अगस्त 1947 अंग्रेज बोले जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। मतलब वो प्रोसेस 1942 का आपको स्टार्ट हो गया था, मतलब अब क्लियर हो गया था कि इंडिया इज गोइंग टू गेट द इंडिपेंडेंस, मैटर ऑफ टाइम कब मिलेगा, बट इंडिया इज गोइंग टू गेट द इंडिपेंडेंस। अच्छा, जब हमें ये लगने लगा कि साहब देश को आज़ादी मिलने वाली है, उस समय तक वी यूज्ड टू बी गवर्न बाय ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, उनका रूल था, तो उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न होते थे। तो वी थॉट दैट व्हेन वी आर गोइंग टू गेट द इंडिपेंडेंस, व्हाई डोंट वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए 1946 में एक बॉडी बनाई गई थी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या नाम रखा है बॉडी का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड इस असेंबली के अंदर, ये बॉडी का नाम है, इसके अंदर हिंदुस्तान के नामी गिरामी जितने भी आपके बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स, और फ्रीडम फाइटर बोलिए लीगल एक्सपर्ट बाय नार एक ही बात है, क्यों? मोस्टली फ्रीडम फाइटर का बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, सब लीगल बैकग्राउंड से थे। गांधी जी से लेके पंडित नेहरू, सरदार पटेल, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, बाय एंड लार्ज दे वर लॉयर्स। तो ये सब, दिस बॉडी वाज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसे होता है साहब, बी आर अम्बेडकर इज द, यू कैन से, गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें बहुत सारे लोग थे इंडिया के, मोस्टली फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल द बिग नेम, एंड हेडेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस बॉडी को ये काम दिया गया कि साहब देश का संविधान तैयार करना, एंड इट टुक सम टाइम। अच्छा, संविधान के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कमिटीज और सब कमिटी बनाई। हर एक कमिटी को अलग अलग काम दिया होता है ना, जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड की भी कमिटीज होती हैं, तो वैसे यहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे 100 बंदे हैं, 100 में से 10 बंदों की 5 बंदे अलग अलग कमेटी बना दी कि भाई ये कमेटी इस टॉपिक के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देगी, फंडामेंटल राइट पे देगी, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे एक कमेटी देगी, एक पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट पे देगी, ऐसे करके काम बांट दिया। और सारी कमेटी के रिप्रेजेंटेशन रिकमेंडेशन सुनने के बाद फाइनली दिस बॉडी adopted the Constitution of India on 26th of November 1949। साहब ये हमारा फाइनल संविधान है, ये अडॉप्शन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, adopted by whom? Constituent Assembly, but finally it came into force, जो इफेक्टिव हुआ it came into force and it became effective on 26 January 1950। It came into force and it became effective on 26 of January 1950। 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव हुई।
It came into force, it became effective on 26 January 1950. This is a very important date. और आपका क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन व्हाट डेट? 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान हमें मिला. अडॉप्ट तो इस दिन कर लिया था, बट सम टेक्निकल इश्यूज, एंड फाइनली इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950. अच्छा, एक चीज देखिए, एवरी ईयर 26 ऑफ जनवरी वी सेलिब्रेट दिस डे एज ए रिपब्लिक डे. मनाते हैं, हिंदी बोलते हैं गणतंत्र दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक डे. ऐसा क्यों है? अभी क्लास में कभी डिस्कस किया था मैंने? डिड यू डिस्कस दैट? तो इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन दिस डे. मैंने बताया था इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन दिस डे. इससे पहले इंडिया वाज नॉट अ रिपब्लिक. और मैंने मतलब बताया था कि सर रिपब्लिक, जो बच्चे जानते थे, जो नहीं जानते, why do we celebrate this day as a republic day? Reason being, republic बोलते हैं, republic is a country where head of the country is an elected person. ऐसा देश जिसका हेड ऑफ द कंट्री क्या है? इलेक्टेड पर्सन. 26 जनवरी 1950 से पहले वी यूज टू बी गवर्न बाय ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. इससे एक बात और पता लगती है, आजादी मिलने के बाद भी कुछ समय तक, करीब नेक्स्ट 2.5 years वी यूज टू बी गवर्न. पहले तो गवर्न हो ही रहे थे, बाद में भी देखा 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950, ऑलमोस्ट 2.5 years. उसके बाद भी करीब 2.5 साल तक वी यूज टू बी गवर्न बाय व्हाट? द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ब्रिटेन में आज भी बोलते हैं ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक. वाई? बिकॉज हेड ऑफ द कंट्री इज कंसिडर्ड ए पर्सन who is the head of the royal family and that person is not an elected person. इसलिए बोलते हैं ब्रिटेन आज भी रिपब्लिक नहीं है. तो उस कारण से हम कह सकते हैं कि साहब हमारे पर भी वही संविधान लागू होता था. एंड एक्चुअली इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया वाज नॉट रिपब्लिक प्रायर टू दिस डेट. और इस डेट को जो हमारा संविधान में इसमें बोला हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री, इसमें लिखा हुआ है. एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड. पता था एमपी और एमएलए मिलकर इलेक्ट करते हैं, इलेक्टोरेट कॉलेज एंड ऑल दैट. तो एक्चुअली ये बात हमारे कंट्री कॉन्टेक्स्ट में पहली बार इसकी संविधान के थ्रू आई कि साहब देश का जो हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा, उसका इलेक्शन होगा. उससे पहले ऐसा नहीं था. इसे वाज इंडिया रिपब्लिक प्रायर टू 26 जनवरी 1950, ओनली फ्रॉम 26 जनवरी 1950. इसलिए दैट डे एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे एज द रिपब्लिक डे. इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन दिस डे. इससे पहले इंडिया वाज नॉट अ रिपब्लिक. इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट एंड व्हाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे. आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड द सेम. इज दैट क्लियर? नाउ कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, Constitution is divided into 22 parts. And these 22 parts contain 395 articles. It contains the 395 articles. जैसे कंपनी लॉ होता है 29 चैप्टर्स कंटेनिंग 470 सेक्शन. तो यहाँ पे ना सेक्शंस नहीं है, क्या? आर्टिकल्स. मे बी फॉर डिमार्केशन बीइंग द मदर ऑफ ऑल लॉज, इन्होंने सेक्शन है क्या? आर्टिकल. तो वहां बोलते हैं सेक्शन, सब सेक्शन का आर्टिकल, सब आर्टिकल. आगे सेम बोलते हैं, क्लॉज, सब क्लॉज सेम बोलते हैं. बोलते हैं ना सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज. तो आगे सेम नाम होता है, लेकिन सेक्शन क्या? तो वहाँ सब सेक्शन, यहाँ क्या? आर्टिकल, सब आर्टिकल. चीज वही, कंटेंट्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन, कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल. तो 22 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किया, हर एक पार्ट के अंदर सर्टेन आर्टिकल. अच्छा, इसका तो पार्ट नंबर 1 है, मस्ट बी स्टार्टिंग में आर्टिकल नंबर 1. And part number 22 must be ending with what? Ending with what? Article number 395. So 22 parts comprising of 395 articles. उसके बाद after that we have 12 schedules. और इसे 12 शेड्यूल के शेड्यूल नंबर 7 है, उसके अंदर 3 लिस्ट दे रखे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. हाँ क्या? ये आपकी क्लास में, किसी और क्लास में मैंने बोला था, ये बोल रहे हो? सिविल्स की तैयारी कर रहे हो क्या? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ. ये मैं हर क्लास में, आपकी क्लास आप बोलते हैं, मैं सोचे बताने वाला था. एक्चुअली क्या करते हैं, अच्छा कंपनी एक में बोलो 470 नहीं, कुछ और ही बताएंगे. क्या होता है, जो सही तरीका बोलने का बता दो क्या होता है. देखिए ये 22 पार्ट्स, इसमें भी फर्क नजर आएगा.
एक्चुअली सही बोलने का जो तरीका होता है, व्हाट इज द लास्ट नंबर, या कंपनी एक्ट में लास्ट सेक्शन में 470 है तो होता है 470 सेक्शन, लेकिन गिनोगे तो 470 नहीं मिलेंगे। क्यों? अच्छा कहीं मान लो सेक्शन नंबर 15 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं एग्जैक्ट ऐसे ही है, 15A नया ऐड हो गया, 15A तो अलग सेक्शन है ना, 15 का पार्ट थोड़ी है, अमेंडमेंट से ऐड होते रहते हैं, या अबॉलिश भी होते रहते हैं, रिपील भी, तो ऐसे गिने को तो 470 नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो कई लोगों ने गूगल पे क्या करा है, गिन के लिख दिया है, ज्यादा कलाकारी दिखाते हैं वो, तुम वो लोग पढ़ते हो तुम कंफ्यूज जाते। ऐसे ही ये 390 लास्ट आर्टिकल नंबर 395, तो इसलिए हम बोलते हैं 395 आर्टिकल, लेकिन गिनोगे तो बीच में कई जैसे आर्टिकल नंबर जैसे 31, 31A, 31B, 31C, ये सब अलग अलग आर्टिकल नंबर हो गए, तो गिनोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, बट दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ सेइंग थिंग, वो गलत तरीका है। राइट तरीका है व्हाट इज द लास्ट नंबर, लास्ट नंबर नहीं तो सोच के देखो, आज मान लिया कंपनी में बोलते 470 सेक्शन, अमेंडमेंट वाले 3 सेक्शन और ऐड, कल बोलो 473 सेक्शन, ऐसे तो बड़ा बेवकूफ लगे, रोज सेक्शन बढ़ रहे हैं रोज घट रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने किसी क्लास में बताया, गूगल भी अपने आप में जिंदाबाद चीज है, क्या था उसको कैसे यूज करना ना, ये भी एक आर्ट है, अपने लिए कैसे पॉजिटिव तरीके यूज करना है, लेकिन हर तरीके से यूज करना तो आपको नुकसान कर सकती है वो, इसलिए वो एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, गगिन देते सारे, ठीक है, तो इसलिए गड़बड़ हो रही है। बट एक्चुअली द राइट वे ऑफ सेइंग इट इज द व्हाट इज द लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या है 395, इसलिए मतलब 395 आर्टिकल्स, कंफ्यूजन इसलिए होती है। एंड कई लोग जैसे अच्छा कंपनी कई बार शेड्यूल ऐड हो जाते हैं, शेड्यूल नंबर 8 और 9 के में 8 ऐड हो गया, तो गिनोगे तो क्या और ज्यादा आएंगे, ठीक है, लेकिन जो लास्ट नंबर हम उसी के हिसाब से बोलते हैं, दैट इज द राइट वे ऑफ सेइंग थिंग्स, ठीक है। एनीवे बहुत चीजें हैं, आपने पहले भी लॉ कहीं पढ़ा है क्या, मॉड्यूल 1 पेपर दे चुके हो ना, नहीं मॉड्यूल 1 के पेपर दे चुके हो ना। अच्छा कंपनी की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, कंपनी एक्ट में सेक्शन 2, इसको कितने टीचर बोलते हैं, सब सेक्शन बोलते हैं ना, ये सब सेक्शन ही क्लॉज होता है, टीचर बोलते हैं सब सेक्शन। ऐसे ये बहुत चीजें हैं जो धीरे धीरे पता लगेगी सब क्या बोलने का साइड, व्हाट इज द राइट वे ऑफ सेइंग। कंपनीज एक्ट में है, तुम गिन के रखो तो 5-4-7 सेक्शन हो रही है क्या। अच्छा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 है, कंपनीज अमेंडमेंट 2015 ने कई ऐसे आई थिंक वहां सेक्शन नंबर 11 एबॉलिश हो गया, 11 जाके देखो ना बेयर एक्ट में 11 नंबर है बट उसमें कंटेंट है नहीं, तो गिनना शुरू करो तो फिर वो 470 थोड़ी होंगे, कई सारे ABC में सेक्शन भी ऐड हुए हैं, इट विल नॉट बी 470 बट एक्चुअली लास्ट सेक्शन नंबर इज 470, दैट्स हाउ वी कॉल इट, क्लियर है। ये देखिए सो ये स्ट्रक्चर है 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें 395 आर्टिकल्स है, लास्ट में वी हैव 12 शेड्यूल, लास्ट में वी हैव 12 शेड्यूल्स, क्लियर। देखिए तो मैं अब एक बात बताऊं ना, मैं देख के अभी एक पेपर ऐड हुआ ना मॉड्यूल 1 के अंदर, सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी, जो नया पेपर है उसका पहला पेज, पहला चैप्टर, पहला पेज, उसमें लिखा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि किस फॉर्म में आप, मतलब मैं स्टार्ट कर लोगे तो कंपनी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डूइंग द बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। अच्छा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या क्या आएगा, प्रोप्राइटरशिप आ सकता है, पार्टनरशिप, LLP, HUF बिजनेस, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट सब आ सकते हैं, ब्रांच ऑफिस आ सकता है। किसी को बोलोगे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच ऑफिस, डोंट यू थिंक इट लुक्स सो एब्सर्ड कि ब्रांच ऑफिस के फॉर्म में कैसे बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। पहले पेज पे फोटो बना रहा कि ब्रांच ऑफिस लिखा हुआ है, तो गूगल से उतारा, जिससे लिखवाया इंस्टीट्यूट ने, वो बेवकूफ ने क्या किया, गूगल पे गया होगा, वहां मैं बोला गूगल पे ऐसे गंद मचे हुए पूछे मत आपको, ठीक है। एंड गूगल डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर इज देयर, कंटेंट्स को रिस्पॉन्स नहीं लेता कि वो सही है गलत है, वो बोलता है सब जो पब्लिक डोमेन में मैं तो सब दिखा दूंगा। पहले पेज पे मतलब वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डूइंग द बिजनेस क्या दिखा रखा है, ब्रांच ऑफिस, मतलब किस गधे से लिखवाया है उसको खुद की, यही तो दिक्कत है। गूगल पे जाने के बाद अपनी अकल लगाना बहुत जरूरी है। वो जिसने मैंने क्लास में हमेशा बोलता हूँ, नेट पे सर्फिंग करके वो बंदा जो उसको ऑलरेडी एक सब्जेक्ट की समझ है किसी फील्ड की, उसको और बेटर कर सकता है। लेकिन कोई जीरो लेवल सोचेगा ना कि मैं उतार दूं सीधा बिना समझे, तो आप 50 चीजें गलत अपना नाम और बदनाम कराएंगे। अब तो एक तो वो बेवकूफ उसने की जाके उतारा दे दिया, इंस्टीट्यूट भी किसी किसी लिखवाता है इंस्टीट्यूट। अच्छा इंस्टीट्यूट की बेवकूफी देखी, उन्होंने बिना चेक के छाप दिया, बदनामी किसकी हो रही है। अच्छा ऑथर का नाम आ रहा है वहां पे, ICC का नाम आ रहा है, पहला पेज पे बताइए देखे वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डूइंग द बिजनेस ब्रांच ऑफिस। कोई बोले पागल हो गया, ब्रांच ऑफिस के फॉर्म में कोई बिजनेस स्टार्ट होता है। और छोड़िए कंपनी क्लासिफिकेशन वही नेट पे दे रखे, याद है मैं कंपनी लॉ में करता हूँ, कंपनी दो ही तरह की होती है, या तो प्राइवेट या पब्लिक।
क्लासिफिकेशन देना कितना जबरदस्ती दे रखा हुआ, देखना आपने वहाँ स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल आपको मिली नहीं होगी स्टडी मटेरियल, जो आप लोग तो सब ओल्ड सिलेबस के हैं, न्यू सिलेबस का वो सब उन्होंने अपने उस पर डाल रखा वेबसाइट पे, वहाँ से आप प्रिंट आउट, तो हमने उसका स्पायरल वगैरह बनवा कर प्रिंट आउट निकाल रखा। मतलब क्लासिफिकेशन दो कंपनी का, स्टैच्यूटरी कंपनी, अच्छा स्टैच्यूटरी कंपनी, वही स्टैच्यूटरी बोला अंडर स्पेशल है, उसको कंपनी बता रहा है, इसका तो कंपनी लो लगाओगे इसके ऊपर, पहला ये सबसे पहले। फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिर अनलिमिटेड कंपनी, फिर गवर्नमेंट कंपनी। पागल हो गया है, क्या लिख रहा है तू? क्या मतलब इतना वाहियात लिख रखा है, मैं कई बार देखता हूं उठा के मुंह पर मारना चाहिए इनके। अरे इंस्टीट्यूट को जरा भी शर्म नहीं है, क्या छाप रहे हैं, तुम्हारा नाम बदनाम हो रहा है। बोलेंगे कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी लॉ में सीए से ऊपर डिग्री नहीं है, इससे ऊपर कोई इंस्टीट्यूट नहीं, क्या लिख रहे हो? अच्छा इसका तो अनलिमिटेड कंपनी तो अलग होती है, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी अनलिमिटेड, पब्लिक कंपनी कैन नॉट, क्या लिख रहे हैं? होल्डिंग अलग, सब्सिडी अलग, मतलब होल्डिंग अलग होती है, ना प्राइवेट होती है ना पब्लिक होती है, गजब लिख रहे हैं। और ये लिख दिए साथ में। अच्छा स्टैच्यूटरी कंपनी क्या है? कंपनी लॉ से गवर्न होती है, कंपनी वर्ड आ गया ना, सब चिपका, गूगल पे है सब ये, जाओ और गूगल पे जाके देख के आओ। मैंने बोला बहुत बुरा हाल है, और जिससे लिखवाया उसको खुद को तो अकल होगी नहीं, उसने क्या गूगल पे क्या किया, उतार दिया, छाप दिया, इंस्टीट्यूट में छाप दिया। और देख के लगता है क्या लिख रहे हैं, इनको सेंस ही नहीं है। अच्छा ये सब पढ़ के सारा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। और हम बोलते हैं कि सब कंपनी दो ही तरह की होती है, प्राइवेट या पब्लिक, बाकी उसके बाद हम फर्दर सारे कंसेप्ट ला रहे। तीसरा कोई कंसेप्ट ही नहीं। इनफैक्ट लोग ओपीसी, कई जगह ये लिखा ओपीसी प्राइवेट, याद है मैं भी मना करता हूं, ओपीसी नथिंग बट टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। चीज को वहां पे बहुत गूगल पे चीजों को मैं देखता, हम लोग कई बार सर्च करते ना, ऐसी चीजें देख के अपसेट लगता है, क्या बता रहे हैं। और ये वो लोगों ने डाल रखा, आजकल क्या सब कुछ भी डाल दो, यूट्यूब देख लो, यूट्यूब पे जो गंद है सब डाल रखा है, क्या मतलब है, क्या कोई सेंस नहीं है, पता नहीं क्या चीज डाल। अच्छा जनता को पता नहीं। अच्छा एक और मैं देखा आजकल हिंदुस्तान में बच्चे बोलते हैं ना फ्री का कुछ मिला तो लोग क्या करते हैं, पागल हो जाते हैं। तो ना कहीं पर लंगर लगाओ, फ्री में खाना मिलता हो ना, पेट भरा हुआ है, यहां तक खाना भरा, फिर जाके लाइन लग जाएंगे। भैया उल्टी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, तो खाना खाया हुआ बहुत महंगा पड़ जाएगा, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। लेकिन आदत क्या हिंदुस्तान में, फ्री में कुछ मिल रहा हो ले लो बस। तो वैसे यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ है, चाहे उसमें कचरा भरा हो ले लो बस। अरे भाई साहब उसमें कंसेप्ट और बिगड़ जाएंगे, जो आता है वो भी नहीं गड़बड़ हो जाएगा। एक बच्चा वो कहाँ गया, आइए ये बैठा ना हमारा यूट्यूब वाला, तुम बोलते थे ना कि सब मैंने यूट्यूब पे कंपनी का ये देखा मैं कंफ्यूज हो गया, तू बोलता था ना हमेशा के। और देखो फ्री, इनकी बात है जनरल। मैंने देखा कंट्री में फ्री के चक्कर में, फ्री में कुछ मिल रहा हो चाहे कूड़ा मिल रहा हो ले लो। भाई साहब वो नुकसान कर रहा है, वो फायदा थोड़ी कर रहा है आपको। और मैं एक चीज बताऊं, हमेशा बोलता हूँ क्वालिटी चीज फ्री में मिलती नहीं है, एक दुनिया के रूल बना लेना हमेशा। कोई आदमी में अगर दम है ना, क्वालिटी कोई चीज दे रहा हो फ्री में नहीं देगा वो। फ्री में वही देता है जिसके प्रोडक्ट में दम ही नहीं बोला यार ले लो फ्री में। तो फ्री में देने क्या मतलब। और बार चीज को ध्यान, ये नहीं कि फ्री मिल रहा था देख लूं, कंसेप्ट को बिगाड़ देते ना। वो क्या था, आप चीज एक लाइन से सोच रहे हैं, वो अलग लाइन, अलग ही लाइन, वो कुछ और ही दिशा में चला जाएगा, आपके कंसेप्ट भी बिगड़ जाएंगे। आप सोचिए तो ये क्लासिफिकेशन बताइए, स्टैच्यूटरी कंपनी, इसके साथ एसबीआई भी कंपनी है, इसके साथ तो स्टैच्यूटरी कंपनी में तो आईसीआईसीआई भी कंपनी है। भाई साहब आईसीआईसीआई का लगा दो कंपनी एक्ट, क्या बेवकूफ है। मतलब इनको लगा थप्पड़ मारने चार इनके, जिससे तो लिखवाए पहले तो उसको पिटाई करनी चाहिए, फिर आईसीआईसीआई वाले बेवकूफ कैसे छाप देते हैं। डोंट डू दैट सेंस कि मैं क्या कर रहा हूं। अल्टीमेटली रेपुटेशन स्टेक किसकी है, आईसीआईसीआई की। कुछ भी छाप रहे हैं, सेंस कि हम क्या, क्योंकि जिससे लिखवा रहे हो पहले उसको देखो, उसको नॉलेज है कि नहीं। किसी भी बेवकूफ पकड़ लेते हैं, फिर वही बात सस्ता पकड़ते हैं। इनके पता है चार्जेस होते हैं कि हम आपको एक चैप्टर के इतने ही पैसे देंगे, जितने पैसे देते हैं उसमें इनको ऐसा ही घटिया आदमी मिलेगा। कोई ढंग का आदमी का जैसे बोलेगा यार इतने कम पैसे, बोलेगा मेरा टाइम ही नहीं है। टाइम बोलेगा सब, मैं टाइम बोलेगा इतने कम पैसे में तो नहीं काम करूंगा। काइंड ऑफ रेमुनरेशन दे पे, तो वहाँ घटिया टाइप का आदमी मिलेगा। तो घटिया लोग ऐसे ही हुआ, वो गूगल पे जाके चिपका देते। ये तो जो मैं ऐसी चीज दिखाऊंगा हैरान हो जाओगे। अच्छा इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल के अलावा अलग से बुक्स भी आती हैं, मालूम है इंस्टीट्यूट के बहुत सारे पब्लिकेशंस होती हैं। एक कई बात ना कोई टॉपिक जब अमलगमेशन है, फाइनल में अमलगमेशन डिटेल में है, एक अमलगमेशन अलग से इंस्टीट्यूट की बुक है, इंस्टीट्यूट की ऑलरेडी बुक है, नॉट स्टडी मटेरियल, अलग से बुक है। इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में और इंस्टीट्यूट का जो पब्लिकेशन अमल उसमें जो कॉपी मारा हुआ है। तो सोच के जिस बेवकूफ जिसे इंस्टीट्यूट ने एंगेज किया कि तुम इस पे चैप्टर बना दो, उसने क्या किया, इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन उठा के उसमें से कॉपी मार दिया, उनको पता भी नहीं है। गजब मतलब चीजें हो रही है, मतलब कोई देखने वाला नहीं है, बस चल रहा है। बच्चों को क्या लगता है, इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है साहब, यहां तो क्या ब्रह्मा जी ने ज्ञान बांट रखा है, ठीक है,
ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान बांट रखा, क्योंकि इंस्टीट्यूट की स्टडी में लिखा, इंस्टीट्यूट की लिखवा किस रहा है, किसी दूसरे बंदे को, बाहर वाले बंदे को दिखा देना कि साहब ये ऐसे क्लासिफिकेशन, बोले यार पागल हो, क्या लिखा, तुम ही देख लो कैसे लिखा, स्टैट्यूटरी कंपनी, प्राइवेट, अनलिमिटेड अलग ही चल रही है, गवर्नमेंट कंपनी अलग ही चल रही है, होल्डिंग अलग ही चल रही है, सब्सिडी में, ये क्या है। अब शॉक्ड, पहले पेज पे ब्रांच ऑफिस के फॉर्म बिजनेस स्टार्ट करवा रहा भाई साहब, ये क्या तरीका है। एनीवे थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या होता है, इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं कि हर इंफॉर्मेशन को मान लो, मैं कहने का मतलब है इंफॉर्मेशन जो सेंसिबल है, लॉजिकल है, ओनली एक्सेप्ट दैट। ये नहीं यूट्यूब पे वीडियो पड़े वो इंफॉर्मेशन दे रहे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन गलत है तो वो मेरे को और नुकसान कर रही है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। किस तरीके, मैं देखता हूँ कई बार ऐसे, हम भी नजर मारते कई बार, कंपनी अकाउंट पढ़ा रहे हैं, बायबैक पढ़ा रहे हैं, उसको लग रहा है जो टीचर पढ़ा रहा है ना उस गधे को खुद नहीं पता बायबैक क्या होता है। पता है बायबैक क्या होता है, बायबैक कुछ नहीं समझा है, बायबैक का सेक्शन 68 होता है। आओ बेटा क्वेश्चन करते हैं। मैं मन में सोचा ये क्या है, कहां से पीस उठ के आ गए, इनको ये नहीं पता बायबैक क्या होता है। खाली सेक्शन नंबर लिख दिया, हाँ कंपनीज एक्ट में सेक्शन 68 में बायबैक के प्रोविजन दे रखे हैं, और क्वेश्चन शुरू कर रहे। भाई समझाओ तो सही, क्या जो समझाया तब तो खुद को आता हो। हाँ क्वेश्चन कराने तो उन्होंने रट रखे हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इसकी एंट्री ऐसे, यही करते हैं वो बैठे बैठे, बच्चा भी खुश होता है, जोड़ घटाव कर रहे हैं, मतलब बहुत बुरा हाल है ये। यूट्यूब तो इज कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीज में डली हुई है, ठीक है। यानी देखिए एक टॉपिक हम लेते हैं, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या डू वी हैव द प्रोविजंस अबाउट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बताया वो है, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में, गवर्नर्स की पावर्स के बारे में, कंट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा कंसिडर द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। यूनिटरी सिस्टम इज ऑल द पावर्स बाय वन अथॉरिटी। इंडिया में क्या फेडरल है, यूनिटरी है, क्या डिवीजन ऑफ पावर, दो टाइप गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लॉ मेकिंग पावर क्या एक ही बॉडी के पास है, डिवाइडेड है। यूनियन लिस्ट मैटर पे कौन लॉ बनाता है, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट मैटर पे स्टेट लिस्ट। इसका तो बाय एंड लार्ज वी आर फेडरल, लेकिन वी आर नॉट 100% फेडरल। फेडरल के कुछ और फीचर्स भी होते हैं जो हमारे कंट्री में नहीं है। फॉर एग्जांपल डुअल सिटीजनशिप, एक बंदे की दोहरी नागरिकता बोलते हैं, डुअल। यूएसए को बोला जाता है इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फेडरल कंट्री। सुना हुआ यूएसए में डबल सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की होती है, कंट्री की होती है। इंडिया वो नहीं है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग है। तो टू लार्ज एक्सटेंट वी आर फेडरल बट वी आर नॉट 100% फेडरल। इस डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। एक हम लेते हैं प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा क्या हर लॉ में शुरू में प्रीएम्बल होता है, इवन बिफोर सेक्शन नंबर 1 या आर्टिकल नंबर 1 से? इसका पर्पस क्या होता है? प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट लॉ। इसलिए ओवरऑल उस लॉ का जो पर्पस ऑब्जेक्टिव है वो प्रीएम्बल में लिखा होता है। व्हाट इज द ओवरऑल पर्पस ऑब्जेक्टिव? तो हर लॉ के स्टार्टिंग में, इवन बिफोर सेक्शन नंबर 1, इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिफोर आर्टिकल नंबर 1, क्योंकि यहां सेक्शन तो है नहीं, देयर इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट लॉ, एंड दैट स्टेटमेंट इज टेक्निकली कॉल्ड एज द प्रीएम्बल। प्रीम इज बिफोर, मतलब बिफोर एनीथिंग इज मेंशन, शुरू में दिया होता है। अच्छा यूज क्या होता होगा? मान लिया कोई भी एग्जाम, इनकम टैक्स है 1961, उसमें भी हर जगह मिलेगा प्रीएम्बल, स्टार्टिंग में मिलेगा। अगर हम कोई सेक्शन इंटरप्रेट कर रहे हैं और सेक्शन के कंटेंट बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी, क्या वहां प्रीएम्बल को यूज है? नहीं। बट इफ यू आर इंटरप्रेटिंग एनी कंटेंट, एनी सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, देयर इज सम स्लाइट कंफ्यूजन, थिंग्स आर नॉट सो क्लियर, some ambiguity is there, can I take the help of the preamble? देखो प्रीएम्बल ओवरऑल पर्पस को बता, अब बोलते हैं इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि लॉ मेकर्स ने क्या सोच के लॉ बनाया, उस पर्पस को हमें ध्यान में रखते हुए। तो क्या ऐसे केस में प्रीएम्बल का यूज होता है? कैन आई अप्लाई द सेम कंसेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगर हम कोई भी आर्टिकल को इंटरप्रेट कर रहे हैं इन कंटेंट्स ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो एम्बिग्यूटी, एवरीथिंग इज सो क्लियर, क्या इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या प्रीएम्बल को यूज है? नो। बट अगर कोई कंफ्यूजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी, एम्बिग्यूटी इज देयर, कंफ्यूजन इज देयर, can I interpret it in the context of the preamble? Yes or no? With the help of preamble. That is a significant. बोलते हैं preamble में ऐसा कोई लॉ नहीं होता कि साहब ये कंटेंट्स है, ये करना है, ऐसा करना, बट ओवरऑल पर्पस होता है। वो हेल्प इसी में करता है जहां कंफ्यूजन है,
कि साहब मैं पर्पस को ध्यान रखते हुए इंटरप्रिटेशन करता हूँ वेर एवर देयर इज अ कंफ्यूजन। तो दैट इज तो ये हर लॉ में सेम कंसेप्ट है सेम। एंड यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल बात करें, ये सेम सिमिलर कंसेप्ट आपको हर लॉ मिलेगा। एंड एकदम स्टार्टिंग में लिखा होता है, पहले लॉ का नाम आएगा, उसके बाद प्रेम्बल आएगा, फिर सेक्शन नंबर 1 आएगा। ऐसे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेम्बल, देन आर्टिकल नंबर 1, समथिंग लाइक दैट। प्रेम्बल क्या कहता है, देखिए आपको प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। See, what does this law say? A preamble say, it says that we the people of India, ये लैंग्वेज उसकी, having solemnly resolved means decided, to constitute India what kind of India? ये लिखा साहब हम सब देश के सारे लोग मिलके ये डिसाइड करें कि हम इस तरह का देश बनाना चाहते हैं। कह सकते हैं जो बातें मैं बताने जाऊँ, दीज आर द फीचर्स ऑफ आवर कंट्री गिवन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मदर ऑफ ऑल लॉज है। फर्स्ट, वी वांट अ सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, नॉट कंट्रोल्ड बाय अदर कंट्रीज। आज के दिन क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? बट क्या 15 अगस्त 1947 से पहले क्या हम सॉवरेन थे? नो, वी वर गवर्न बाय, कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो इंडिया इज अ सॉवरेन। इंडिया का पहला, टू रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया अ सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट नेशन, नॉट कंट्रोल्ड बाय अदर नेशंस। नंबर 2, सोशलिस्ट नेशन। सोशलिस्ट का मतलब होता है केयर फॉर ऑल, सबका ध्यान रखना, सबको साथ लेके चलना। कि इंडिया में खाली अमीरों की बात होती है या साथ में गरीबों की बात भी होती है? इनफैक्ट इंडिया में गरीबों की बात ज्यादा होती है। नहीं, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एवरी पॉलिटिशियन ओनली टॉक्स अबाउट पुअर, ये वो, क्यों? उनका होता है वोट। अच्छा, एक कंसेप्ट बोलते हैं सोशलिज्म, एक बोलते हैं कैपिटलिज्म, अगर आप समझते हो। एक बोलते हैं कैपिटलिज्म पूंजीवाद, सोशलिज्म समाजवाद। पूंजीवाद में क्या होता है? वी ओनली टॉक अबाउट द रिच, बट सोशलिज्म में होता है वी टेक इनटू अकाउंट एवरीवन। देख लो, हमारे इंडिया में हमेशा सबकी बात होती है, वी कैन नॉट, देखते हो ना, सबका साथ सबका विकास, सब ये सब क्या है? सोशलिज्म के फंडे ना, ये नो स्लोगन बना रखे सबका, सबका साथ सबका विकास, सब स्लोगन। तो आइडिया इज बेसिकली, लेकिन एक चीज है, एक इसी में बात चली तो बताता हूँ। सोशलिज्म में हम बोलते हैं सबको साथ लेके चलना है, लेकिन कई बार सोशलिज्म का एक बैड साइड पता क्या आता है? वी ओनली टॉक अबाउट पुअर, वी डोंट टॉक अबाउट द रिच। ये गलत है। सोशलिज्म का मतलब सबका साथ लेके चलना है, गरीबों को अपने इग्नोर नहीं करना, पुअर सेक्शन सोसाइटी को इग्नोर नहीं करना। बट एट टाइम्स इट हैज बीन एक्सपीरियंस दैट कई बार सोशलिज्म का डिस्टॉर्शन क्या हो जाता है कि वी ओनली टॉक अबाउट पुअर। एक बार क्या हुआ, अच्छा आपने सुना होगा कि साहब बीजेपी के ऊपर कई बार ये टैग लगता है कि साहब बीजेपी तो खाली इंडस्ट्रीज के साथ मिली हुई है, अगेंस्ट पुअर है, एंड प्रो इंडस्ट्रीज। सुना होगा ऐसे, बीजेपी ऐसे एलिगेशन लगते हैं। तो एक बार अरुण जेटली ने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था, he said that भैया हम कोई प्रो इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन दे नीड टू बी बैलेंस। भैया हम पुअर की बात करें तो उनकी भी तो बात, अच्छा नौकरी क्या पुअर दे रहा है, इंडस्ट्री दे रहा है? मतलब उनके अगेंस्ट हम हॉस्टाइल हो जाएंगे उनके अगेंस्ट। वी विल नॉट फेवर देम इन अनड्यू मैनर, हम उनको कोई इलीगल काम नहीं करने देंगे, ऑब्वियसली नहीं करने देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए फॉर द बेटरमेंट, अच्छा अल्टीमेटली इकोनॉमी किसके डिपेंड? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री का सरकार थोड़ी चला रही है, सरकारी तो सारे फेल हो रहे हैं, जितने भी बिजनेस सरकार जैसा तो फेल हो, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रही कि नहीं हो रही? इज अल्टीमेटली यू कैन नॉट बी हॉस्टाइल, गवर्नमेंट कैन नॉट हॉस्टाइल अप्रोच टुवर्ड्स द इंडस्ट्री एंड बिजनेस क्लास। क्योंकि इफ यू आर हॉस्टाइल तो बोलेंगे सर हम तो बिजनेस ही नहीं करेंगे, बिजनेस करें तो नौकरी तुम जनरेट कर लो ना। इसलिए उस एंगल से चीज को समझने दे, नीड टू बी बैलेंस। ये नहीं, लेकिन इंडिया में क्या होता है, आज तक बोलते ना अमीरों को गालियां दे दे के लोगों ने वोट बटोरे, बट क्वेश्चन इज दैट इज रॉन्ग अप्रोच। अल्टीमेटली वही अमीर, कल ही तो आया था साहब, कल नरेंद्र मोदी जी बॉम्बे में सारे इंडस्ट्री से 1-to-1 इंटरेक्शन किया, 1-to-1 कि आप बताइए साहब कहाँ पे, और मतलब पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। तो वो इंडस्ट्री से ब्यूरोक्रेट्स की जहाँ आपको ना बखिया बिगड़ दी कि आपके ब्यूरोक्रेट्स जो किस तरह काम करते हैं। डायरेक्ट बात, 3 घंटे का डिस्कशन हुआ पे डायरेक्ट इंडस्ट्री, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, आप उनको इग्नोर कैसे कर सकते? अल्टीमेटली एक इंडस्ट्रीज है या एक कंपनी है जिसके 3000 एम्प्लॉय है, तो 3000 लोगों का घर क्या उस कंपनी से चल रहा है ना।
व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? और यहाँ क्या था, खाली गरीब की बात कर लो, तो गरीब तो डिपेंडेंट है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम को वो दे, लेकिन जो अगर इंडस्ट्री बिजनेस क्लास ना हो तो अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू क्रिएट द जॉब्स फॉर? इसलिए उनको अनड्यू फेवर नहीं करना, नो डाउट, ये नहीं गलत तरीके से प्रमोट करें, बट एट द सेम टाइम जहां उनको हेल्प चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, जहां हेल्प चाहिए, डोंट गवर्नमेंट शुड डू दैट। तो सोशलिज्म एक्चुअली ये कि सबको साथ लेके चलो, बट कई बार सोशलिज्म का बैड इफेक्ट इंडिया में देखने को क्या मिला है, इस आप खाली गरीब की बात होती है, अमीर को टोटली इग्नोर, बट दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। अच्छा एक मैं बात बताता हूँ, आज तुम बड़े शहरों में तो फिर भी थोड़ा सा एटीट्यूड डिफरेंट है, छोटे शहर में चल जाओ, गांव में चल जाओ, मतलब अमीर आदमी को ऐसे देखते घूर के जैसे कि ना कोई चोर हो। अच्छा जब पुराने तुम लोग को तुम देखना, जो पुराने थोड़े से 2 जनरेशन ऊपर है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, देखना एक लाइन बोलेंगे हमेशा, भैया सराफत से तो 2 वक्त की रोटी मिलती है, ज्यादा पैसा चाहिए तो उल्टे सीधे, मतलब कहने का मतलब अमीर होना ही गलत है, बट दैट्स आर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे शुरू से लाइफ में ऐसा सिखाया गया है कि सा अमीर होना ही। अच्छा छोटे शहर में कभी भी बाइक और कार में टक्कर हो जाए कौन पीटेगा? कार वाला। क्यों? अमीर है, क्योंकि दिमाग में एक साइकोलॉजिकली क्या बैठ, अच्छा गलती क्या बाइक वाले की नहीं हो सकती क्या? होता उसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन पीटेगा कार वाला ही, मार वही खाएगा। क्यों? अच्छा डायलॉग भी आएगा, कार में चल रहे हो तो क्या अमीर का गरीब आदमियों को क्या आदमी को आदमी नहीं समझो, मतलब क्या ये साइकोलॉजिकली ऐसा हमारे सिस्टम में है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट। कितने अमीर आदमी दिखा दूंगा जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत आपको चैरिटी करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा देखा सिस्टम में वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम गरीब आदमी तो हमेशा मांगता ही रहता है सिस्टम से। मैं नहीं गरीब को इग्नोर करो, बट क्वेश्चन नहीं अमीर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, और यू कैन नॉट गिव द ब्लैंकेट हो गया कि अमीर आदमी हमेशा गलत होता है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट। तो ये सोशलिज्म का बैड इफेक्ट भी कहेंगे नहीं, लेकिन सोशलिज्म है केयर फॉर ऑल, सबको साथ लेके चलना है। नेक्स्ट इज दैट इज द वी आर अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर का मतलब क्या होता है? ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। जो हिंदी बोलते धर्म निरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं है, फेवर नहीं करेंगे, जो धर्म इज सेकुलर, वी आर अ सेकुलर कंट्री। अच्छा इसे कोई हिंदू है, क्या वो अपने धर्म को प्रमोट कर सकता है? एकदम कर सकता है। क्या गवर्नमेंट हिंदू धर्म को प्रमोट कर? नो, दोनों बात में फर्क है। आप जिस धर्म को मानते हैं, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आप जिस धर्म, आप पूरा प्रमोट, आपको पूरी फ्रीडम है, बट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज अदर रिलीजन। वन, गवर्नमेंट कैन नॉट प्रमोट एनी वन, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करेगी वी आर लूजिंग द सेकुलरिज्म, वी आर नो मोर अ सेकुलर कंट्री। इसलिए सेकुलरिज्म में बोलता है गवर्नमेंट कभी नहीं करते, लॉ की नजर में, गवर्नमेंट की नजर में सारे धर्म बराबर है, एंड दैट इज सेकुलरिज्म। लेकिन हर बंदा जो जिस धर्म को मानता है, आपको पूरी फ्रीडम है। अच्छा देखिए लोग जगराते कराते, ये कराते हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपने अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, हाँ या ना, प्रोसेशंस होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, अपने अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको पूरी फ्रीडम है, लेकिन सरकार ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार की नजर में क्या है, एवरी रिलीजन, क्योंकि इंडिया जब मल्टी रिलीजन कंट्री है, सुनो, अगर ऐसा करने जाए क्या, जो बहुत सारे अदर रिलीजन के लोग हैं उनके दिमाग में क्या होगा, एक निगेटिव फीलिंग आई, सर हमें कोई पूछता ही नहीं यहाँ पे, या हमारे अगेंस्ट है। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है दैट वी आर अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, क्या बीजेपी को कहीं बोलते हैं सब बीजेपी नॉट अ सेकुलर पार्टी, वो हमेशा खाली हिंदुओं की बात करती है। अब वो भी एक फिलॉसफी है, अब उसको भी समझोगे ना, इसमें बहुत सारी चीजें कि सेकुलरिज्म क्या होता है, रियल से एक्चुअली क्या होता है। आप ए बी को गलत नहीं समझ रहा, लेकिन सी ने आके क्या ए के मन में भर दिया कि सब बी गलत है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, यूपी में, आपको याद हो मैंने उस क्लास में बताया था, यूपी में क्या मुस्लिम्स ने बीजेपी को बहुत वोट किए, एंड खासकर मुस्लिम फीमेल्स। तो मायावती ने बोल दिया साहब मुस्लिम ने बीजेपी को कैसे वोट दे दिया, मतलब उसको इस बात की परेशानी, मुंह से बोल दिया उसको कि आज तक हम सारे मुस्लिम को क्या समझा रखा था, सब बीजेपी अगेंस्ट मुस्लिम, आज मुस्लिम, तो वो अपने मुंह से बोल दिया था मायावती इलेक्शन हारने के बाद, ये ऐसे कैसे हो गया। तो सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट मुस्लिम है नहीं, आपने उसकी इमेज ऐसी बना रखी है, सबको ये बोलते रहो कि साहब ये अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट मुस्लिम। अच्छा बीजेपी में क्या कितने सारे मुस्लिम्स हैं, दे आर द मिनिस्टर्स, ऐसे कि तुम कैसे बोल सकते हो कि साहब दे आगे, कितने सारे मैं मुस्लिम आपको वो दिखा सकता हूँ कि बिजनेसमैन है जो कि अच्छी खासी फंडिंग करते हैं टू द बीजेपी। गुजरात में है बंदा, इतनी फंडिंग, जबरदस्त सपोर्टर आपको, तो ऐसा नहीं हो, तो लोगों ने इमेज जानबूझ कर रखा है, उसके पीछे रीजन ये क्या है कि साहब ये वाला सेक्शन जो खाली हमें वोट दे, नॉट टू द बीजेपी। एनीवे
नेक्स्ट इज ये बड़े चीजें डिस्कशंस के पॉइंट के सेक्युलरिज्म क्या होते हैं, बहुत कहना एक वर्ड कह देना, बट क्वेश्चन इज अगेन, अच्छा कई बीजे बोलते हैं साहब हिंदू का जब बात करते हैं तो हिंदू का मतलब हिंदुस्तान से हम हिंदू बोलते हैं, नॉट द रिलीजन। तो रिलीजन और फिलॉसफी में बहुत फर्क होता है। बहुत सारी चीजें मतलब डिस्कशन करें तो हमारी भी नॉलेज बढ़ती है, एंड वो किस एंगल से बात कर रहे हैं, ठीक है। एथॉरिटी के साथ माइनॉरिटी को छोड़ रखा है, माइनॉरिटी भी साथ ले, बट क्वेश्चन ही माइनॉरिटी को अनड्यू बेनिफिट देना वो गलत है, उसने समझाता है अनड्यू बेनिफिट कहीं दे रखे आपको। नेक्स्ट देखिए, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अच्छा डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल ऑफ मेजोरिटी। अच्छा इंडिया में सारे फैसले का मेजोरिटी सरकार किसकी बनती है? जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होती है इन द लोकसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट वही बनाते हैं। दैट इज डेमोक्रेसी, रूल ऑफ मेजोरिटी। एंड द लास्ट वी आर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब पहले बताओ, हेड ऑफ द कंट्री इज अ इलेक्टेड पर्सन, एंड दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्टेक्स्ट। ये इसको बोलते हैं 5 फीचर्स ऑफ आवर कंट्री। वी आर सॉवरेन कंट्री, वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, we are a secular country, we are a democratic country, and we are a republic. Republic का मतलब head of the country is an elected person. इन पांचों फीचर्स को मिला के बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. आगे देखिए, अभी पूरी बात खत्म नहीं, अभी ये तो हो गए 5 फीचर को बेसिक स्ट्रक्चर। तो वी आर इसे और सबका मतलब मैंने बता दिया क्या चीज है। फर्दर ये बोलता है प्रेम्बल एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन व्हाट? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन व्हाट? अपने सारे सिटीजन को क्या प्रोवाइड करना है? 1, फर्स्ट इट टॉक्स अबाउट द जस्टिस। वेदर इट इज अ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अच्छा जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, SC, ST, OBC, क्या ये सोशल जस्टिस है? सुना होगा साहब, जो लोग पीछे छूट गए उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया, दैट सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस सुना, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। अच्छा बिलो पॉवर्टी लाइन को बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारे बेनिफिट, व्हाट इज दैट? इकोनॉमिक जस्टिस कि साहब वो लोग इतने गरीब हैं, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सम फाइनेंशियल हेल्प। पॉलिटिकल जस्टिस, अच्छा सुना कई बार कई सीट्स होती हैं इलेक्शंस में जो रिजर्व होती है कि शेड्यूल कास्ट के लोग या शेड्यूल ट्राइब या OBC वाले इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, व्हाट इज दैट? अच्छा ऐसा क्यों है? हो सकता है शेड्यूल कास्ट से पार्लियामेंट के अंदर बहुत कम लोग हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए हमने कुछ सीट रिजर्व कर दी कि ओनली ए पर्सन हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। ऐसा डिटेल में आगे बहुत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन सारी चीजों की आपको क्या मिल रही? लिबर्टी। किस चीज की? लिबर्टी ऑफ थॉट, आप जो सोचना चाहे सोच सकते हैं। एक्सप्रेस, एक फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, इज एक्सप्रेसिंग इज आइडिया नॉट? इन द क्लासरूम आई एम एक्सरसाइजिंग माई राइट ऑफ एक्सप्रेशन। बिलीव, किस चीज को आप मानना चाहते हैं। फेथ, वर्शिप, किस चीज की पूजा करना चाहते हैं। मैंने एक कंसेप्ट बताया था, कैन एनीवन चेंज हिज रिलीजन वॉलंटरली? अच्छा लॉ इज नॉट कंपेयरिंग यू दैट यू हैव टू फॉलो द सेम रिलीजन इन विच यू हैव टेकन द बर्थ। कितने लोग अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं? व्हाई? Because we have been given the liberty of expressing ourselves, liberty of following a particular faith, liberty of worshipping a particular thing. वो सब आपका choice है, and that complete liberty has been given. Complete liberty has been given. Next, opportunity, equality. Equality of status and opportunity. सबको समाज में बराबर का मौका, दैट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मैं इक्वलिटी के बारे में बहुत डिटेल में आगे बताऊंगा। अच्छा इक्वलिटी का मतलब क्या था? सेम थिंग और सेम लॉ फॉर एवरीवन, या सेम लॉ फॉर द पीपल हु आर इक्वल्स एंड सेम लॉ फॉर द पीपल हु आर अनइक्वल्स। कंसेप्ट एक्चुअली इक्वलिटी यही होता है, ये नहीं कि सबके लिए एक जैसा, ऐसा नहीं होता। रियल मीनिंग ऑफ द टर्म वो तो इंग्लिश हो गया, सर इक्वलिटी का सबके लिए एक जैसा।
इक्वलिटी एक्चुअली मतलब होता है सेम लॉ फॉर द पीपल हु आर इक्वल्स बट सेम लॉ शुड नॉट बी पीपल फॉर द हु आर अनइक्वल। अच्छा बताइए क्या रिजर्वेशन पॉलिसी भी इस कंसेप्ट फिट होती है? कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट को या शेड्यूल ट्राइब को हम जनरल कैटेगरी वाले के बराबर नहीं मान रहे, वो समाज में पिछड़े हैं, तो उनको अनइक्वल है देन द जनरल कैटेगरी, इसलिए उनकी लॉ अलग है, उनका पासिंग क्राइटेरिया अलग है, सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है। इसका तो क्या उनको अनइक्वल माने, अनइक्वल किससे? जनरल कैटेगरी से। तो जनरल कैटेगरी के लिए वो एक दो हो गया, उनके लिए अलग हो गया। इक्वलिटी का मतलब ये होता है, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सेम फॉर एवरीवन, दैट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। एंड इक्वलिटी ऑफ सबको समाज में बराबर का मौका, बराबर का मतलब सेम फॉर एवरीवन हु आर इक्वल्स, बट सेम शुड नॉट बी फॉर एवरीवन हु आर अनइक्वल्स। लास्ट बोला एंड प्रोमोटिंग अमंग्स ऑल, सारे लोग में हम क्या प्रमोट कर रहे थे? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, हैविंग द गुड फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा बताइए, जो हिंदी में सद्भाव, गुड फीलिंग। अच्छा अगर एक कंट्री में जितने भी लोग हैं उनमें अगर फ्रेटर्निटी हो, आपस में सद्भाव हो, गुड फीलिंग विथ फॉर ईच अदर, उसका इंपैक्ट क्या होगा? क्या एक इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन होगी? या कोई बंदा किसी को अफेक्ट उसको कहीं ना कहीं डिसग्रेस करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? नहीं, क्यों? भाईचारा, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, तो हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन होगी। अच्छा ऐसे में क्या देश टूटेगा या इट विल रिमेन इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड। तो बोलते हैं साहब फ्रेटर्निटी क्यों प्रमोट करें? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑल्सो एश्योरिंग द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एक तो हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट होगी, हर बंदा दूसरे को रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि भाईचारा है, गुड फीलिंग फॉर ईच अदर। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज देयर इज अ गुड फीलिंग ऑल आर यूनाइटेड, कंट्री विल रिमेन इंटीग्रेटेड, कंट्री विल नॉट बी डिवाइडेड। अच्छा ऐसा एक कंसेप्ट मैं एक फैमिली में लगाता हूँ, मान लो 2-3 भाइयों की फैमिली इकट्ठे रहते हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। आपस में क्या होता है? एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, आगे पीछे, वो सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ बोलते हैं। क्या होता है? व्हेन दे डोंट हैव फीलिंग, गुड फीलिंग फॉर ईच अदर, इसका इंपैक्ट क्या होता है? क्या फैमिली ज्यादा दिन चलती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग्स अच्छी नहीं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे फीलिंग भाव अच्छा नहीं है, तो हर समय क्रिटिसाइज कर तो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ भी होंगी, लड़ाइयाँ होगी तो अलग भी हो जाएंगे। तो एक तो अगर हम इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट नहीं करें, सारे एक दूसरे को क्या करें? उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो इंडिविजुअल डिग्निटी इज गेटिंग अफेक्टेड एंड द फैमिली गेट्स डिसइंटीग्रेटेड। तो वैसे छोटे लेवल है, थोड़ा बड़े लेवल पे लगाइए। और देश में एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोग आपस में अच्छी फीलिंग नहीं है, खाली लड़ाई झगड़े, कॉमनल राइट्स हिंदुओं में, मुस्लिम्स में, का क्या हुआ? क्या देश के विभाजन होने के चांसेस होते हैं? ये सुनो। लेकिन अगर देश में अगर फ्रेटर्निटी है, भाईचारा, लोग एक दूसरे में अच्छी फीलिंग रखते हैं, क्या उसका इंपैक्ट क्या होगा? Will the individual dignity be protected and the country will remain united and integrated? तो बोला that is the purpose of maintaining the fraternity in the country। तो देखो छोटी छोटी चीजें होती है जो बड़ा मैटर करती है। आजकल क्या होता है, मैंने बताया मैं रिसेंटली मैं एक नई जगह शिफ्ट हुआ हूँ, उस कारण तो वहाँ पे क्या हो गया, सब 2 ग्रुप बन गए, मतलब नेता बनने वाले सब हैं कि हम सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, फलाना है, ढिकना, ठीक है। एक दूसरा ग्रुप भी बन गया, सबको पोस्ट की चाह। तो हम जैसे कुछ लोग हैं जो बोले यार ऐसे ना दिन भर सोसाइटी में लड़ाई होगी, क्या होगा? एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, तू ऐसा वो ऐसा, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, सब चलता रहता है। तो हमने एक प्रपोजल रखा कि भैया ऐसा है, मिल के काम करो और मिलने का तो दिल से मिलना है, खाली नहीं हाँ जी मिल गए, फिर क्रिटिसिज्म, फिर चुगलियाँ, फिर बैठ गए। क्योंकि कहने क्या था, ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है, कहना आसान है बट मुश्किल। तो वहाँ मीटिंग में हम भी कहते, मैंने एक ही लाइन बोली, मैं दिल से मिलने का मतलब सही में दिल, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। अब मिल के काम कर दो, आप सोसाइटी को कहाँ से कहाँ ले जाओगे? लेकिन होगा आप सारी एनर्जी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रखे हो। वो बोला तुम कुछ बोल रहे हो। अच्छा एक चीज रहिए, आपको कुछ निगेटिव बोलता है, एक बार लो फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं दिमाग भी खराब होता है, कहीं ना कहीं आपको दिमाग कहीं रॉन्ग, फिर आप कुछ बोलोगे उसको होगा। तो हम सारी एनर्जी किस में वेस्ट करें? एक दूसरे को नीचा दिखाने में। तो कहना बोलते जब आप मिल के और एक दूसरे के प्रति सबको, हर बंदा क्या होता है अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझता है, दूसरे को यार तेरे को क्या कल है, अरे भाई वो बोल रहा है, उसको भी डिस्कशंस कर सकते हैं, बट क्वेश्चन डोंट यूज द रॉन्ग वर्ड्स, क्योंकि रॉन्ग वर्ड, देखिए ईगो होना और सेल्फ रेस्पेक्ट सबकी है, गलत वर्ड्स यूज करो तो क्या होगा, सामने वाला बोला हर्ट हो जाएगा, फिर आप कितनी भी अच्छी बात बोलोगे तो वो सुनेगा नहीं, तो आपने पहले हर्ट कर दिया उसको। तो पहले बात करने का तरीका सीखो कि भाई हम सामने वाले को उसकी बात आपको सही नहीं भी लग रही तो तरीके से बात करो, उससे क्या होगा सामने वाला आपको शायद सुनेगा, लेकिन उसको हर्ट करके उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट करके बात करो, बात ही नहीं सुनेगा। तो वही सेम चीज बोला कि कंट्री के अंदर अगर मान लिया भाईचारा है, गुड फीलिंग्स फॉर ईच अदर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर बंदा दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा, और रिस्पेक्ट करेगा तो देश अपने आप क्या इंटीग्रेटेड रहेगा। लेकिन उल्टा अगर हुआ तो क्या होगा, देयर आर ऑलवेज थ्रेट, कंट्री में गेट डिसइंटीग्रेटेड।
तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर्स। तो हम बोले ओवरऑल वी वांट अ कंट्री हैविंग द 5 फीचर्स, बताया था मैंने आपको, एंड वी वांट द इक्वलिटी फॉर एवरीवन, वी वांट द लिबर्टी, वी वांट द जस्टिस, एंड वी वांट टू प्रमोट व्हाट, फ्रेटर्निटी, सो दैट every individual dignity is maintained and country integrity is also maintained. And overall preamble का पर्पस मैंने पहले बता दिया, preamble का पर्पस क्या है। इसमें कोई सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, लेकिन क्या इसका यूज है, कहाँ यूज है, when any content is not clear, ambiguous, वहाँ पे हम क्या करते हैं, we try to interpret it with the help of the preamble to the constitution। और ये खाली इसमें नहीं है, किसी भी लॉ में जो preamble होता है सेम कंसेप्ट सेम लॉजिक होता है। इज दैट ओके विद एवरीवन? एक्चुअली preamble से एग्जाम में आज तक क्वेश्चन आए नहीं, ना आएंगे मुझे पता है, बट डोंट नो देश का संविधान क्या कहता है देश के बारे में, जो 5 वर्ड्स हैं लोगों उसके बारे में नहीं पता होता है। सॉवरन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब, और ये हमारे देश के बेसिक कैरेक्टर्स हमें ये नहीं पता होता है। इसलिए मैं इंटेंशनली डिस्कस करता, वी शुड नो अबाउट दिस, हमारा देश कैसा है, हमारे देश के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब क्या होता है, वी शुड नो अबाउट दैट। दैट्स व्हाई इंटेंशनली डिस्कस ऑल दिस थिंग। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।